हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएस फेंगडू सिटी में आगे बढ़ते हुए सोल पनिशमेंट हॉल के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पे मौजूद हर एक सोल को मरने के बाद उनके कर्मों के मुताबिक सजा दी जा रही थी और उन सभी बुरी सोल्स को वहाँ पे सजा देने के लिए एक हेललैंड का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसके बाद जब वहाँ पे एसएस की बारी आती है तो उनके किलिंग स्कोर को देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी सोल्स के साथ साथ जजमेंटल लॉर्ड भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। इवन वहाँ पे मौजूद सारी सोल्स एसएस को डिवाइन बीइंग कहकर बुलाने लगी थी, जबकि उन सोल्स को उनके कर्मों के मुताबिक जो सजा दी जा रही थी एसएस के मुताबिक वो सजा उनके लिए काफी नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि एसएस वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस हेललैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो देखा तो सभी लोगों के वहाँ पे होश उड़ चुके थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद एसएस ने उस हेललैंड को दोबारा से रिपेयर कर दिया था। इवन अब वो पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जिसके चलते अब उस हेललैंड के अंदर बुरी सोल्स को और भी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती थी। इवन अब ये देखकर तो वो जजमेंटल लॉर्ड भी वहाँ पे एसएस के सामने अपने घुटनों पे आ चुकी थी, जबकि एसएस ने कोल्टून में उससे बोला था कि मुझे अपने घोस्ट लॉर्ड के पास लेके चलो। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फेंगडू सिटी के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे घोस्ट लॉर्ड हमेशा की तरह अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ वही सारी स्टोरीज पढ़ रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पे हड़बड़ी में आकर चिल्लाते हुए कहने लगती है, घोस्ट लॉर्ड बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और वो ओल्ड लेडी मिंगपो, जो कि ऑलरेडी घोस्ट लॉर्ड के सामने अपने घुटनों पे बैठी हुई थी, उसके साथ हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर बैठ जाती है। उसे वहाँ पे इस तरह से घबराया हुआ देखकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे कोल्टून में उन दोनों से कहते हैं, आखिर तुम सभी लोगों को हो क्या क्या है? अगर तुम लोगों से अपना काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो अपनी ये घोस्ट ऑफिशियल की जॉब छोड़ दो और नॉर्मल सोल्स की तरह जिंदगी गुजारते हुए या तो सजा पाओ या फिर नया जन्म लो। घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे गुस्से में आते हुए देखकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे परेशानों का जवाब देते हुए कहती है, घोस्ट लॉर्ड, सोल पनिशमेंट हॉल के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। न जाने वहाँ पे कहाँ से एक अजीब सा पर्सन आ गया है, जो ना तो कोई भूत है और ना ही मरा हुआ है। उसका एटीट्यूड बिल्कुल हेलगोड की तरह लग रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब जजमेंटल लॉर्ड ने उन्हें सजा देने की बात की थी तो उस पर्सन ने वहाँ पे गुस्से में आते हुए हेललैंड को ही तबाह कर दिया था। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंगपो वहाँ पे उससे कहती है, तुम्हारी बातों से तो वो पर्सन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जिस पर्सन के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उसका एटीट्यूड भी बिल्कुल हेलगोड की तरह था, ना चेहरे पे कोई इमोशन ना ही कोई डर। इवन उसने तो बेखौफ होते हुए बिना सूप पिए ही हमारी फेंगडू ब्रिज को पार कर लिया था, जो कि आज तक डेथलैंड की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। मिंगपो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ जरूर से वो पर्सन वही होगा, क्योंकि उसने इतनी आसानी के साथ ट्रू गॉड के दिए हुए डिवाइन आर्टिफैक्ट तक को भी नहीं छोड़ा। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंगपो वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, लेकिन वो डिवाइन आर्टिफैक्ट तो हमें टियान सेट के ट्रू गॉड वॉरियर ने दिया था, तो फिर आखिर वो पर्सन उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने साथ लेकर क्यों गया होगा? घोस्ट लॉर्ड और मिंगपो को लग रहा था कि शायद एसएस ने उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि वो उसे चुरा कर वहाँ से भाग गया है। लेकिन उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को चुरा कर नहीं भागा, बल्कि उसने उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस लड़की की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और अचानक से वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जबकि हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वो डिवाइन आर्टिफैक्ट पूरी तरह से टूट चुका है और अब उसके पास कुछ ही फ्रेगमेंट्स बचे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पर्सन तो सोल पनिशमेंट हॉल को भी डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड, जो कि अब तक वहाँ पे उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था, अचानक से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करते हुए अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? वो पर्सन मेरी फेंगडू सिटी के अंदर आकर इतना सब कुछ कर रहा है और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए मैं खुद जाकर अपनी आंखों से देखूंगा। और ये कहकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सोल पनिशमेंट हॉल की तरफ निकल गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग वहाँ पे एसएस को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए फेंगडू सिटी के ग्रासलैंड में पहुंच चुके थे। वहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे एसएस को उस जगह के बारे में बताते हुए कहती है, जहाँ पे मरने के बाद अच्छी सोल्स आती है, तो वो सोल्स तब तक यहाँ पे रहती है जब तक उनका दोबारा जन्म नहीं हो जाता। इस जगह को पार करने के बाद ही हमारे घोस्ट लॉर्ड का मेन हॉल मौजूद है। लेकिन अभी जजमेंटल लॉर्ड वहाँ पे ये सब कुछ कहते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसएस को वहाँ पे एहसास हो जाता है कि उन्हें घोस्ट लॉर्ड के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द घोस्ट लॉर्ड खुद ही चलकर उनके पास आने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि एसएस वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। एसएस को वहाँ पे इस तरह से बैठते हुए देखकर जजमेंटल लॉर्ड भी वहाँ पे हैरान दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर आप इस तरह से रुक क्यों गए? जबकि हम देखते हैं कि एंसेस्टर का तो वहाँ पे चाय पीने का दिल कर रहा था, लेकिन जब वो अपने चाय के कप को बाहर निकालते हैं तो वो कप पूरी तरह से खाली होता है। और इसी दौरान हम वहाँ पे उनके पास से 3 एनर्जीज गुजरते हुए देखते हैं, जिन्हें जजमेंटल लॉर्ड तो वहाँ पे नहीं देख पाती, लेकिन एंसेस्टर ने उन्हें वहाँ पे देख लिया था। ये तीनों एनर्जीज कोई और नहीं बल्कि घोस्ट लॉर्ड, मिंगपो और वो लड़की थी, जो कि सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सोल पनिशमेंट हॉल के अंदर पहुंच चुके थे। और जैसे वो सभी लोग सोल पनिशमेंट हॉल के अंदर पहुंचते
पहुंचते हैं तो वहाँ पे सब कुछ ठीक होता है और गोस्ट लॉर्ड की नजर जैसे वहाँ पे उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो हेललैंड अब पहले से भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल दिखाई दे रहा था। जब वो आगे बढ़कर उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को चेक करता है तो उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे। सबसे पहले माउंटेन ऑफ ब्लेड्स, दूसरा सी ऑफ फायर और तीसरा खोलता हुआ तेल। इन सारी जगहों को देखकर गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे हंसते हुए कहता है, यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, इवन ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी एनर्जी पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और वो एरियाज जो कि पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जिन्हें हम लोग चाहकर भी रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। इवन वो लड़की जो कि गोस्ट लॉर्ड को बताने के लिए गई थी कि डिवाइन आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। और जब गोस्ट लॉर्ड की नजर वहाँ पे उसके ऊपर पड़ती है तो हम देखते हैं कि अचानक से गोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपनी जगह पे खड़ा होकर उसे वहाँ पे एक थप्पड़ लगाकर पीछे की तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम तो कह रही थी कि किसी ने हमारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, जबकि ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। इस बीच हम देखते हैं कि एक दूसरी लड़की वहाँ पे आगे बढ़कर गोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहती है, इसने आपसे झूठ नहीं बोला था, वाकई में ऐसा टजू यंग यहाँ पे आए थे और उन्होंने पहले डिवाइन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था और डिवाइन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने ऐसे ही कैजुअली एक नया डिवाइन आर्टिफैक्ट बना दिया जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल है और आपकी आंखों के सामने है। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे गोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या उसने डिवाइन आर्टिफैक्ट को ऐसे ही कैजुअली बना दिया। जिस पे वो लड़की वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, हाँ गोस्ट लॉर्ड, आपने बिल्कुल ठीक सुना और वो तो आपसे ही मिलने के लिए जा रहे थे। क्या रास्ते में आते हुए आपकी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई थी। जबकि हम देखते हैं कि गोस्ट लॉर्ड को तो अभी तक भी वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो नाम अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और क्या कहा तुमने, वो पर्सन मुझसे मिलने के लिए जा रहा है। ऐसे महान और पावरफुल पर्सन से तो मुझे खुद जाकर मिलना चाहिए और अच्छे से उसका अपनी फेंगडू सिटी के अंदर स्वागत करना चाहिए। और ये कहकर गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर ऐसा टजू यंग से खुद मिलने के लिए निकल जाता है, जो देखकर ओल्ड लेडी मेंगपो भी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए कहती है, गोस्ट लॉर्ड प्लीज मेरे लिए भी रुकिए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए अब मुझसे ज्यादा तेज नहीं उड़ा जाता। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग टजू यंग को देखते हैं जो कि जैसे चाय का सिप लेने लगते हैं तो उन्हें वो चाय बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो चाय को वहीं पे गिरा देते हैं। तब तक हम देखते हैं कि गोस्ट लॉर्ड और मेंगपो भी वहाँ पे आ चुके थे। गोस्ट लॉर्ड जैसे आगे बढ़कर ऐसा टजू यंग को वहाँ पे ग्रीट करने की कोशिश करता है तो तभी हम देखते हैं कि ऐसा टजू यंग की वहाँ पे चाय की वजह से नए फ्लावर्स उगना शुरू हो गए थे, जो देखकर तो बेचारे गोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या इसने फेंगडू सिटी के अंदर सिर्फ अपनी चाय गिरा कर नए फ्लावर्स उगा दिए। फेंगडू तो वो जगह है जहाँ पे लाइफ एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं है, तो उसके बावजूद भी इसने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ एक नया फ्लावर कैसे उगा दिया। ये तो वाकई में ही काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका मतलब है कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। और ये कहकर उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। वो दोबारा से ऐसा टजू यंग को ग्रीट करते हुए कहता है, क्या आप भी ऐसा टजू यंग है। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि वो वाटरमेलन फ्लावर वहाँ पे उसका ड्रेस खाने की कोशिश कर रहा था। जबकि गोस्ट लॉर्ड का सवाल सुनकर ऐसा टजू यंग वहाँ पे नाम में अपना सर हिला देते हैं, जो देखकर गोस्ट लॉर्ड वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या आप ऐसा टजू यंग नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा टजू यंग तो वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कह रहे थे, नहीं वो चाय भी बेकार थी। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चाय की पत्तियों को अपने सामने ले आते हैं और उसके बाद वो अपनी कम से कम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चाय की पत्ती को रिफाइन करते हुए अपने टी कप के अंदर डाल देते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो पत्ता ऐसा टजू यंग की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए राख में बदल गया था, जो देखकर तो गोस्ट लॉर्ड के साथ साथ मेंगपो का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो दोनों ही वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहे थे, इतनी ज्यादा कमाल की टेक्निक है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा टजू यंग वहाँ पे हार नहीं मानते। वो वहाँ पे एक बार फिर से उस सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपने चाय के कप के अंदर डाल देते हैं और जैसे ही उनकी चाय तैयार होती है तो वो उसे स्मेल करते हैं और ऐसा टजू यंग को वो चाय भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पे उस चाय को भी गिरा देते हैं। जो देखकर मेंगपो वहाँ पे हैरान होकर उनसे सवाल करते हुए पूछती है, आखिर आपने इतनी ज्यादा खास चाय ऐसे ही क्यों गिरा दी। ऐसी कमाल की चाय को पीकर तो कोई कल्टीवेटर अपना ब्रेक थ्रू तक कर सकता था। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उस ओल्ड लेडी को एहसास होता है कि उस चाय के अंदर तो कोई खुशबू ही नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो खुद भी वहाँ पे हैरान होती हुए कहती है, आखिर इस चाय के अंदर कोई खुशबू क्यों नहीं थी। जिसपे हम देखते हैं कि ऐसा टजू यंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर खड़े होते हुए सबसे पहले तो अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वो एक साथ ही सारी की सारी चाय की पत्तियों को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। और गोस्ट लॉर्ड जिसे वहाँ पे सारा मामला समझ आ चुका था, वो वहाँ पे ऑलरेडी मेंगपो को जवाब देते हुए कहता है, स्पेशल टी को रिफाइन करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है, तभी जाकर उसकी फ्रेगनेंस और फ्लेवर पूरी तरह से रिफाइन हो पाता है। जबकि इस पर्सन की पावर बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ये चाय की पत्तियां उस पावर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, इसलिए वो हवा में ही खत्म हो जाती हैं। चाय की इन पत्तियों को इस दुनिया का बहुत ही ज्यादा खास टायर माना जाता है, जिसके चलते इन्हें पूरे कंट्रोल के साथ ही रिफाइन करना होता है। हालांकि ये पर्सन यहाँ पे जितना ज्यादा हो
सके अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी कम से कम पावर भी, जिसके चलते ये चाय की पत्तियां रिफाइन होने से पहले ही खत्म हो जाती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेट जुयांग वहाँ पे अपनी कम से कम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पूरे टी ट्री को उगा चुके थे, जिसके अंदर बेतहाशे चाय के पत्ते मौजूद थे। एसेट जुयांग वहाँ पे उन सभी को एक साथ ही रिफाइन करते हुए उन सभी के एक ड्रॉप निकालते हैं और उसे सीधा अपने चाय के कप के अंदर डाल देते हैं। जबकि एसेट जुयांग को वहाँ पे सब कुछ करते हुए देखकर तो ऑलरेडी मिंगपो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जबकि हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड उसे वहाँ पे और ज्यादा हैरान करते हुए कहता है ये पर्सन यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एक फर्नेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चाय को रिफाइन करने का काम कर रही है, पर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। घोस्ट लॉर्ड का ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे एसेट जुयांग वहाँ पे चाय के एक सिप लेते हैं तो एसेट जुयांग को वो चाय भी वहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आती। असल में एसेट जुयांग की पावर ही इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा पेड़ भी उनकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। हालांकि एसेट जुयांग ने वहाँ पे ये सब कुछ हेवन एंड अर्थ की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किया था, पर उनकी एनर्जी थी इतनी ज्यादा कि बेचारी चाय की पत्तियों को भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन अब एसेट जुयांग को वहाँ पे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में उस चाय को भी वहीं पे उड़ेल देते हैं और साथ ही साथ उन्हें वहाँ पे एहसास हो गया था कि उनकी पावर इतनी ज्यादा है, वो चाहे जो मर्जी कर ले पर वो चाय को रिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे निराश होते हुए वापस अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो ओल्ड लेडी मिंगपो अपने पास से चाय बाहर निकाल कर सीधे वहाँ पे एसेट जुयांग के पास जाते हुए कहती है अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप इस ओल्ड लेडी की चाय को पीना पसंद करेंगे? मैं पिछले हजारों लाखों सालों से यहाँ पे सूप बनाते हुए आ रही हूँ, जिसके चलते मुझे चाय बनाने का भी थोड़ा बहुत अनुभव हो गया है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपको ये चाय जरूर पसंद आएगी। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट जुयांग वहाँ पे उसकी चाय को गौर से देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं तुम्हारी चाय के अंदर कोई भी खास बात नहीं है। एसेट जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुढ़िया वहाँ पे थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एसेट जुयांग वहाँ पे चाय का कप अपने हाथों में लेते हुए उसे टेस्ट करते हैं और जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद उनके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो चाय का एक बड़ा सा सिप लेते हैं और कोल्ड टून में उस बुढ़िया से कहते हैं तुम्हारी चाय के अंदर कोई भी खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये पीने के काबिल है। एसेट जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुढ़िया वहाँ पे खुश होते हुए कहती है मुझे खुशी है कि आपको मेरी ये चाय पसंद आई, भले ये आपको सिर्फ पीने के काबिल लग रही है, लेकिन मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। एसेट जुयांग वहाँ पे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते और वो सीधा वहाँ पे फेंगडू सिटी के घोस्ट लॉर्ड की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे पूछते हैं क्या तुम ही फेंगडू सिटी के घोस्ट लॉर्ड हो? जिसके चलते हम देखते हैं कि एक पल के लिए तो घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो तुरंत ही उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है हाँ बिल्कुल मैं ही घोस्ट लॉर्ड हूँ। सीनियर मुझे पता चला है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, प्लीज बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट जुयांग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं ट्याल एंड सेट के डिसेबल्स कहाँ है? एसेट जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे अपने पास एक बुक को बाहर निकाल कर उसे चेक करते हुए कहता है ट्याल एंड सेट के डिसेबल्स अभी चेक करके बताता हूँ। और वो वहाँ पे उस बुक को चेक करते हुए कहता है हाल ही में जो लोग फेंगडू सिटी के अंदर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद इमोर्टल स्पिरिट हाल पैलेस के लोगों की है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पूरी बुक को छान मार देता है, लेकिन उसे ट्याल एंड सेट के डिसेबल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब जैसे जैसे बुक के पन्ने खत्म हो रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड और मिंगपो की हालत खराब होने लगी थी। वो दोनों बेचारे किसी भी तरह से एसेट जुयांग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों को ये पता था कि अगर एसेट जुयांग को गुस्सा आ गया तो वो उन दोनों का क्या हाल करेंगे। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि पूरी बुक को छान मारने के बाद घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है इस बुक के अंदर तो ट्याल एंड सेट के डिसेबल्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड के वहाँ पे पसीने छूट चुके थे, जो देखकर ऑलरेडी मिंगपो जल्दी से अपने पास एक फैन को बाहर निकालते हुए कहती है तुम्हें इतने ज्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं? लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेट जुयांग को हवा देते हुए कहती है सिस्टर उम्मीद है कि आपको गर्मी नहीं लग रही होगी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड जो कि दूसरी बुक को भी वहाँ पे छान मार चुका था वो वहाँ पे एसेट जुयांग से कहता है सीनियर क्या वाकई में आपको ट्याल एंड सेट के डिसेबल्स की तलाश है? क्योंकि मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर तो ट्याल एंड सेट के डिसेबल्स का कोई भी जिक्र नहीं है। हाल ही में जो लोग फेंगडू सिटी के अंदर आए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की तादाद इमोर्टल स्पिरिट हाल पैलेस से है। ट्याल एंड सेट के किसी भी डिसेबल का जिक्र नहीं है। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट जुयांग वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं उनका जिक्र इस बुक में नहीं होगा। और ये कहकर एसेट जुयांग वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस रिकॉर्ड बुक को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे घोस्ट लॉर्ड हमेशा अपनी बॉडी के अंदर छुपा के रखा करता था। उस बुक को बाहर निकलते हुए देखकर घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि हम देखते हैं कि वो रिकॉर्ड बुक उड़ता वो सीधा एसेट जुयांग के सामने पहुंच जाती है। वहीं घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था क्या आपको इस इटर्नल बुक के बारे में भी पता था? मेरे अलावा इस इटर्नल बुक के बारे में सिर्फ एक ही पर्सन जानता था और वो थे इमोर्टल मास्टर जू जियान। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेट जुयांग अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बुक के ऊपर मौजूद बैन फॉर्मेशन को हटा देते हैं, जो देखकर अचानक से वहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है सीनियर तो इसका मतलब है कि आप कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल मास्टर जू जियान ही है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने ट्याल एंड सेट के हर एक डिसेबल का नाम बहुत ही केयरफुली इसके अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है
इस बुक के अंदर आपको हर एक टैलेंट सेट की डिसेबल का रिकॉर्ड मिल जाएगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे इसकी तारीफ करते हुए कहने लगा था, मैंने आपको पिछले हजारों लाखों सालों से नहीं देखा और इन बीते सालों में आप तो और भी ज्यादा पावरफुल और हैंडसम हो गए हैं। लेकिन इससे आगे घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एसेट अजुयंग वहाँ पे कोल टून में उससे कहते हैं वो मेरे मास्टर हैं। एसेट अजुयंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ पे खुद को संभाल कर एसेट अजुयंग की तारीफ करते हुए कहता है, आप तो अपने मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। आपके मास्टर को वाकई में आपके ऊपर गर्व होता होगा क्योंकि उनका डिसेबल उनको भी सरपास कर चुका है। इमोर्टल मास्टर जू ज़ेन वाकई में बहुत ज्यादा खुश नसीब है जो उन्हें आप जैसा कमाल का डिसेबल मिला है। जबकि हम देखते हैं कि एसेट अजुयंग वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो तो वहाँ पे उस इंटरनल बुक के अंदर अपने टैलेंट सेट के डिसेबल्स के रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहे थे। सबसे पहले उनकी नजर फैंग की रिकॉर्ड के ऊपर पड़ती है और उनके रिकॉर्ड में दिखाया जाता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और वो एक मिस्टर के ऊपर पड़ा हुआ है। जबकि उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि फैंग दुनिया के सबसे अमीर पर्सन का बेटा था और अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी काफी कमाल की जिंदगी गुजारी। उसके काफी सारे डिसेंडेंट्स भी थे जो कि उसके आसपास बैठे हुए रो रहे थे और फैंग काफी लंबी उम्र जीने के बाद मारा। उसके बाद एसेट अजुयंग की नजर पड़ती है बर्नी क्रो के रिकॉर्ड के ऊपर जिसे डेविल किंग या कहा जाता था। वो अपनी पूरी जिंदगी आजादी से जिया और बिना किसी बीमारी के दुनिया के खत्म होने तक जिंदा रहा। लीना जो कि एक सोर्ड पपेट थी, उसे सिर्फ इसलिए बड़ा किया गया ताकि बड़ा होने पर उसे एक सोर्ड के लिए कुर्बान किया जा सके और बड़ा होने पर उसे बिना किसी रहम के कुर्बान भी कर दिया गया। उसके बाद एसेट अजुयंग की नजर पड़ती है मिस निंगयू के रिकॉर्ड के ऊपर। निंगयू एक किलर थी जो कि दुश्मनों से अपनी जान बचाते हुए मारी गई। उसकी आधी जिंदगी अंधेरे में गुजरी जबकि बाकी की आधी जिंदगी उसकी तड़पते हुए गुजरी। एसेट अजुयंग के साथ साथ घोस्ट लॉर्ड भी वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स को बहुत ही गौर से पढ़ रहा था और क्योंकि उसने ये रिकॉर्ड्स खुद ही लिखे थे तो वो वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर अचानक से इनकी किस्मत बदल कैसे गई और इनके रिकॉर्ड्स ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि इनका टैलेंट सेट के साथ कोई भी नाता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे एसेट अजुयंग से सवाल करते हुए पूछता है, एंसेस्टर क्या ये वही लोग हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं? कोई भी पर्सन मरे बगैर फेंगडू सिटी के अंदर इंटर नहीं कर सकता क्योंकि हमारी इस फेंगडू सिटी को लाइफ एनर्जी से बहुत ज्यादा नफरत है और हो ना हो जरूर से उनकी किस्मत सिर्फ इसी वजह से चेंज हो गई होगी क्योंकि वो मरने से पहले फेंगडू सिटी के अंदर आ गए। घोस्ट लॉर्ड कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो जाता है और दोबारा से हम लोगों को उसी बगीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंगयू अकेली उन डीमन फ्लावर्स का मुकाबला करने की कोशिश कर रही होती है। इस एरिया को फेंगडू क्रॉसिंग एरिया कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि निंगयू वहाँ पे अपने वेपन और अपनी बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उन डीमन फ्लावर्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खुद से दूर करती है। पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था जो कि सीधा उन्हीं फूलों के ऊपर गिरने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे वही रेड फोक फैलना शुरू हो जाती है और वो डेमोनिक फ्लावर्स वहाँ पे और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और निंगयू जिसकी हालत ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी वो वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो डेमोनिक फ्लावर्स उसे वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ चुके थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फेंगडू रिवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एसेट अजुयंग के बाकी के डिसेबल्स उन डीमन सोल्स के साथ फाइट कर रहे थे। उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी पर वो सोल्स थी कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिनजुई वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कह रही थी, भले ही हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी इन डीमन सोल्स को खुद को टच मत करने देना वरना तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जबकि हम देखते हैं कि बेचारी रिनजुई की अपनी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। उसकी बॉडी पे जगह जगह पे कट्स लगे हुए थे और जैसे ही अब की बार एक सोल वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो तभी हम देखते हैं कि बर्नी क्रो उसे पकड़कर वहाँ पे एक साइड पे जंप कर देता है। पर इस मौके का फायदा उठाकर वो सोल वहाँ पे बर्नी क्रो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि लीना वहाँ पे अपनी बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा दम लगाकर उस सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देती है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बाकी सारी सोल्स ने मिलकर उसे वहाँ पे घेरना शुरू कर दिया था जो देखकर बर्नी क्रो को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आते हुए जैसे ही अपनी डेविल किंग वाली फॉर्म में आता है तो स्पिरिचुअल एनर्जी ना होने की वजह से हम देखते हैं कि वो तुरंत ही दोबारा से अपनी बर्नी क्रो वाली फॉर्म में आ जाता है। और इस बीच हम देखते हैं कि रिनजुई जो कि वहाँ पे पूरी तरह से बाल की चोटी के पास पहुंच चुकी थी, एक सोल इस मौके का फायदा उठाकर सीधा रिनजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है जो देखकर रिनजुई डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम दोबारा से मिक्स निंगयू को देखते हैं जिसने अभी तक भी अपने हाथ में एसेट अजुयंग का दिया हुआ टायर पकड़ रखा था जबकि उसकी बाकी की पूरी बॉडी को वो डीमन फ्लावर्स पूरी तरह से जकड़ चुके थे। और मिस निंगयू एक आखिरी बार अपना पूरा दम लगाते हुए सिर्फ इतना ही कह पाती है, एंसेस्टर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेट अजुयंग जो कि अपनी आंखें बंद किए ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे। अचानक से उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा निकलने लगता है और अचानक से वो वहाँ पे कोल टून में सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे पास आओ। एसेट अजुयंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो सोल्स जो कि वहाँ पे निंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रही थी, अचानक से एसेट अजुयंग की डिवाइन सुप्रीम ऑरा की वजह से वो सारी की सारी सोल्स वहाँ पे खत्म हो जाती है जो देखकर एसेट अजुयंग के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और साथ ही साथ
साथ हम देखते हैं कि वो सोड भी वहाँ पे पानी से बाहर निकलते हुए उनके सामने आ जाती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ वो डिवाइन सुप्रीम एनर्जी उन डीमन फ्लावर्स के ऊपर भी अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे मिस निंग्यू से दूर कर देती है, जिसके साथ ही मिस निंग्यू को वहाँ पे एहसास हो गया था कि ये काम जरूर से एंसेस्टर जू यंग का है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहती है, एंसेस्टर मुझे पता था आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।